अक्सर कवियों को काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से आप इन आलोचनाओं का सामना तो करते हैं, लेकिन उन्हें लेते कैसे हैं? मतलब मेरा मतलब है, सकारात्मक रूप से लेते हैं, उससे अपनी कविताओं को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक सेल्फ आप कहते हैं ना कि अपनी ही समीक्षा खुद ही करने लग जाते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत करी है या सही करी है, इस तरह का? जी। थोड़ी इस पे चर्चा करके मैं अपनी एक छोटी कविता सुनाऊंगा आपको। देखिए, कवि सत्ता प्रतिष्ठान नहीं है कि अपनी आलोचना से डर जाए, और कविताएं सत्ता की कोई इबारत नहीं है कि उनकी आलोचना की जाए तो उनकी दीवारें दरकने लगें। हर कवि के अंदर एक सचेत आलोचक बैठा होता है। जब हम कविता लिखते हैं, पहला ड्राफ्ट जब हम तैयार करते हैं, तो फिर उसे हम रख देते हैं सिरहाने। 10 दिन 15 दिन के बाद उसे एक बिल्कुल अजनबी की तरह पढ़ते हैं, और बड़े निर्ममतापूर्वक, अगर कविता का आकार तो वैसे ही बहुत कम होता है, कविता बहुत कम जगह घेरती है, यही कविता की विशेषता भी है। कविता के बारे में यही कहा जाता है कि वो कम समय में अधिकतम दूरी तय करती है। मतलब मनुष्यता का जो सार है वो बहुत ही संक्षेप और सुगठित रूप में कविता में हम व्यक्त करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उस कविता में जो अनावश्यक स्फीति है, किसी ने कहा कि कविता जो है वो कब्र पर लिखे हुए खुतबे की तरह बिल्कुल सटीक एक वाक्य में लिखा जाता है। जैसे किसी के बारे में लिखा गया था कि इस आदमी ने इस सन से इस सन तक इस धरती की यात्रा की, इससे अधिक कुछ नहीं था उस पर, शायद ओशो के बारे में। तो ये अपने आप में एक कविता है। तो कविता में भी यही अचूकता होनी चाहिए उसमें कि बिल्कुल संक्षेप में वो बात कह सके। लेकिन इसके बावजूद भी जब कवि अपनी कविताओं को दोबारा पढ़ता है, तिबारा पढ़ता है, तो वो अनावश्यक शब्दों को निकालता चलता है। कविता हमें मितव्ययी बनाना सिखाती है, कविता हमें शब्दों के मूल्यों से परिचय कराती है। कविता का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वो गद्य को शब्दों की कीमत सिखाती है। तो हम उसमें जो अनावश्यक शब्द हैं, या हमें लगता है कि इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, उन शब्दों को हम निकाल देते हैं। फिर तीसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो लगता है नहीं, इसमें ये पंक्ति भी निकलनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि कविता तो हमने लिख दी 50 लाइनों की, और अंततः तीसरे ड्राफ्ट के बाद उसमें से 7 लाइनें बची रहेंगी। तो कवि जितना निर्मम अपने कवि कर्म के प्रति होगा, उसकी कविता उतनी ही सुगठित होगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि जैसा आपने कहा कि भाई एक आलोचक के रूप में मतलब क्या सरोकार है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कविता के वही सरोकार हैं जो मनुष्यता के सरोकार हैं। एक मनुष्य के रूप में हमारे क्या सरोकार हैं? एक मनुष्य के रूप में हमारा सरोकार है कि हमारा जो जीवन है वो सार्थक बने। सार्थक बने इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें सुरुचि हो, उसमें सुगढ़ता हो, उसमें कम से कम खामियां हो, त्रुटिहीन हो। एक कविता के लिए भी यही सारी विशेषता है। एक कविता संवेदनशील हो, सचेत हो, कम से कम उसमें त्रुटियां हों, और वो एक विराट सौंदर्य बोध को प्रकट करे, जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक उदात्त भाव पैदा हो और आपको एक मनुष्यता के होने का एक सुख मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि कविता सार्थक है, और इस लिहाज से एक सचेत कवि अपनी कविताओं को लेकर इस उधेड़ बुन में हमेशा लगा रहता है। और कई बार तो संग्रह आने के बाद भी बहुत सारे कवि उन कविताओं में तरमीम इजाफा, मतलब घटाव बढ़ाव करते पाए जाते हैं। बिल्कुल छोटी सी कविता है। अगर नदी तुम्हें विमोहित नहीं करती, अगर नदी तुम्हें विमोहित नहीं करती, तो तुम्हारी नाव तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। अगर नदी तुम्हें विमोहित नहीं करती तो तुम्हारी नाव तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। गर वृक्ष तुम्हें कृतज्ञता से नहीं भर देते, गर वृक्ष तुम्हें कृतज्ञता से नहीं भर देते, तो तुम्हारे अंदर एक कुल्हाड़ी छुपी है। अगर तुम्हारे अंदर बचपन के खरगोश की निर्दोष आंखें अब भी चमक रही हैं, तो तुम बचे हुए हो, नहीं तो एक निरर्थक विवशता के सिवा हो क्या तुम।